तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी 1959 में अमेरिका के एक शहर से शुरू होती है, जहां एक नए स्कूल का उद्घाटन हो रहा होता है। अब स्कूल शुरू होने से पहले सारे बच्चे बाहर खेल कूद में मस्त होते हैं, लेकिन लुसिंडा नाम की एक छोटी बच्ची अलग थलग खड़ी सूरज को निहार रही होती है। असल में उसके कानों में अजीब सी डरावनी आवाज गूंज रही थी, जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी, और ये बात काफी हैरान कर देने वाली थी। तभी उनकी टीचर मिस टेलर वहाँ आती है और सभी को क्लास में जाने के लिए कहती है। इसके बाद सभी बच्चे दौड़ते भागते चले जाते हैं, जबकि लुसिंडा अभी भी अपनी धुन में खोई रहती है। पर तभी मिस टेलर उसे भी किसी तरह क्लास में ले आती है। फिर मिस टेलर बच्चों को याद दिलाती है कि कल स्कूल का उद्घाटन समारोह है, जिसमें एक खास प्रतियोगिता होगी। असल में बच्चों को 50 साल बाद की दुनिया की कल्पना करके एक चित्र बनाना होगा। तो ये आइडिया सुनकर सारे बच्चे खुशी के मारे झूम उठते हैं। फिर मिस टेलर एक टाइम कैप्सूल निकालती है, जो एक कंटेनर की तरह होता है, और यही वो चीज है जिसमें पेंटिंग्स डालकर उसे जमीन में दफनाया जाएगा और फिर 50 साल बाद इसे खोला जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि किस बच्चे का चित्र भविष्य से सबसे ज्यादा मेल खाता है। दरअसल 1 महीने पहले लुसिंडा ने ही स्कूल मैनेजमेंट को इस टाइम कैप्सूल का सुझाव दिया था, जिसके लिए मिस टेलर उसकी तारीफ करती हैं। अब प्रतियोगिता शुरू होती है और बच्चे अपने अपने चित्र बनाने में जुट जाते हैं। कोई अंतरिक्ष की यात्रा का चित्र बनाता है, कोई रोबोटिक युग की कल्पना करता है, और इस तरह समय खत्म होने पर मिस टेलर सारी ड्राइंग शीट्स जमा करने लगती हैं। लेकिन इस बीच जब वो लुसिंडा का पेपर देखती हैं, तो हैरान रह जाती हैं। असल में लुसिंडा ने कोई चित्र नहीं बनाया था, बल्कि उसने पूरे पेपर को अजीब नंबर्स से भर दिया है। और इतना ही नहीं, वो अब भी बिना रुके लिखती जा रही थी, मानो उसके हाथ पर उसका काबू ना हो। इस तरह अब लुसिंडा पेपर के आखिरी छोर तक पहुंचने वाली होती ही है कि तभी मिस टेलर उसका पेपर छीन लेती हैं, जिस पर लुसिंडा बहुत ही परेशान नजरों से मिस टेलर को घूरने लगती है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और कहानी अगले दिन शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि स्कूल का उद्घाटन समारोह चल रहा है और चारों तरफ माहौल खुशियों से गुलजार है। अब मिस टेलर देखती हैं कि लुसिंडा आज भी बाकी बच्चों से अलग खड़ी है और हाथ में बलून लिए कुछ उदास सी दिख रही है। अब हालांकि वो उसके पास जाकर उसको बुलाने जाने वाली थी, लेकिन दूसरी ओर टाइम कैप्सूल में पेंटिंग्स डालकर उसे जमीन में दफनाया जा रहा था, इसलिए वो इस ओकेजन का पूरे होने का इंतजार करती है। लेकिन जैसे ही वो कैप्सूल जमीन में गाड़ा जाता है, ठीक उसी वक्त अचानक लुसिंडा भी कहीं गायब हो जाती है और उसका बलून आसमान में उड़ता नजर आता है। अब मिस टेलर ये देखकर चिंता में पड़ जाती हैं और उसे इधर उधर ढूंढने लगती हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो वो तुरंत पुलिस को बुलाती हैं और फिर पूरे स्कूल में लुसिंडा को ढूंढने की कोशिश की जाती है। और आखिर में काफी मशक्कत के बाद मिस टेलर उसे स्कूल के जिम में पाती हैं। इस वक्त लुसिंडा काफी डरी हुई होती है और उसकी उंगलियां खून से लथपथ होती हैं, जिसे देखकर मिस टेलर के होश उड़ जाते हैं। अब जब वो उससे इस बारे में पूछती हैं, तो तभी उनकी नजर दरवाजों पर पड़ती है, जिस पर लुसिंडा ने अपने नाखून से कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। अब ये चीज देखकर मिस टेलर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर हम गौर कर पाते हैं कि लुसिंडा के कानों में वही डरावनी आवाज अब भी गूंज रही है और वो समझ नहीं पा रही कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है नोइंग, जिसे साल 2009 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को मिस मत करना, ये बहुत ही कमाल की मूवी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। अब वापस आते हैं मूवी पर। अब कहानी 50 साल आगे 2009 में पहुंचती है, जहां हमें जॉन नाम का एक प्रोफेसर नजर आता है। वो MIT में एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाता है और तारों और ग्रहों का विशेषज्ञ है। लेकिन इतना बड़ा प्रोफेसर होने के बाद भी उसकी जिंदगी में भी दुख का साया है। असल में जॉन की पत्नी की कुछ साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद वो बेटे कैलम के साथ अकेला रहता है। अब सिंगल पेरेंट होने की वजह से वो कभी कभी अपने बेटे के प्रति जिम्मेदारियां भूल जाता है। जैसे एक दिन कॉलेज में लेक्चर के बाद जब वो अपने दोस्त फिल के साथ कॉफी पीने जाता है, तो अचानक उसे याद आता है कि आज उसके बेटे के स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी है, इसलिए उसे वहां जाना था। तो इस तरह अब जॉन फौरन कैलम के स्कूल पहुंचता है, जो कि वही स्कूल है जहां 50 साल पहले वो टाइम कैप्सूल दफनाया गया था। तो जैसा कि डिसाइड हुआ था, आज 50 साल बाद उस कैप्सूल को खोला जा रहा है, जिस वजह से सारे बच्चे और टीचर्स खुशी से भरे होते हैं। इस बीच मिस टेलर, जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें वहां मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है और फिर उनकी स्पीच पूरी होने के बाद उस टाइम कैप्सूल को खोला जाता है।
इसके बाद लिफाफों में बंधी पेंटिंग्स मिस टेलर बच्चों में बांटती हैं और इत्तेफाक से लुसिंडा का वो लिफाफा जिस पर उसने वो नंबर्स लिखे थे वो जॉन के बेटे कैलम को मिलता है। फिर जब वो लिफाफा खोलता है तो उसके अंदर लुसिंडा के नंबर्स की वही लिस्ट होती है जो उसे हैरान कर देती है। अब कैलम उन नंबर्स को समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके कानों में भी वही डरावनी आवाज गूंजती है। इस बीच अचानक उसकी नजर दूर खड़े एक अनजान आदमी पर पड़ती है जो उसको घूरे जा रहा था। अब एक पल के लिए कैलम का ध्यान भटकता है, जिसके बाद जब वो वापस देखता है तो वो आदमी गायब हो चुका था। अब कैलम सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो आदमी कौन था और उसको क्यों घूर रहा था। खैर, फिर रात को कैलम जब अपना होमवर्क कर रहा होता है तो जॉन देखता है कि उसने अपना हियरिंग एड निकाल कर रखा है। दरअसल कैलम को शुरू से कम सुनाई देता था, इसलिए वो हियरिंग एड पहनता था, लेकिन फिलहाल जॉन के पूछने पर वो बताता है कि इसमें अजीब सी आवाज आ रही है, इसलिए मैंने इसको उतार कर रख दिया है। फिर जॉन को लगता है कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, इसलिए वो कैलम को आवाज कम ज्यादा करने को कहता है। अब इसी बीच जॉन को कैलम के बैग में लुसिंडा का वो नंबर्स वाला पेपर दिखता है। अब ये देखकर वो कैलम से कहता है कि तुम इसे घर क्यों ले आए, तुम्हें तो इसको टीचर को वापस कर देना था ना। इस तरह वो उसको डांटता है कि कल इसे टीचर को लौटा देना। अब आज अपने बेटे को स्कूल में देखकर जॉन को वापस अपनी बीवी की याद आ गई थी, इसलिए अब रात को इमोशनल होते हुए वो अपने लिए जाम रेडी करने लगता है। लेकिन तभी अपना ग्लास भरते वक्त वो उससे उसके हाथ पर गिर जाती है, जिसे साफ करने वो किचन में जाता है। अब इसी बीच वो गलती से गिलास लुसिंडा के पेपर पर रख देता है, जिससे पेपर पर एक गोल घेरा बन जाता है। अब जॉन को घेरे में दिख रहे कुछ नंबर्स जाने पहचाने लगते हैं, जिसके बाद वो उन्हें व्हाइट बोर्ड पर लिखता है। फिर जब वो उन्हें तोड़ मरोड़ कर देखता है तो उसे एक तारीख मिलती है जो होती है 11 सितंबर 2001 और आगे 2966। अब जॉन को तारीख से तो ये याद आ जाता है कि ये तारीख असल में 11 सितंबर 2001 में हुए उस हमले की है जो न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स पर हुए थे, लेकिन ये आगे का नंबर 2966 उसे कंफ्यूज कर देता है। इसलिए अब वो इस नंबर को इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि जब वो आतंकी हमला हुआ तो उसमें कुल 2966 लोग मरे थे। अब ये देखकर जॉन हैरान रह जाता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। इसके बाद वो सारे नंबर्स को व्हाइट बोर्ड पर लिखता है और इस तरह उसे कई तारीखें नजर आती हैं, जिसके बाद वो एक एक करके सर्च करता है। तो एक तारीख थी 19 सितंबर 1985 का मैक्सिको भूकंप, जिसमें 10,153 मौतें हुई थी। फिर था 19 अप्रैल 1995 का ओक्लाहोमा बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 168 मौतें हुई थी। इसके बाद 26 दिसंबर 2004 की हिंद महासागर सुनामी, जिसमें 2,29,866 मौतें हुई। तो इस तरह उसमें 1959 से लेकर अब तक की सभी बड़ी दुर्घटनाओं की तारीखें और मौतों की संख्या लिखी हुई थी, जिसके पता चलते ही जॉन दंग रह जाता है। वो यही सोचता है कि लुसिंडा नाम की लड़की ने ये 1959 में लिखा और फिर ये कागज 50 साल तक टाइम कैप्सूल में था, जिस वजह से इससे छेड़छाड़ मुमकिन नहीं। तो आखिर उसने भविष्य को कैसे प्रिडिक्ट कर लिया। अब पूरी रात उसे नींद नहीं आती, जिसके बाद वो सुबह होते ही अपने दोस्त फिल के पास जाता है और उसे लुसिंडा की उन्हीं भविष्यवाणियों के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस पेपर पर आगे की 3 और दुर्घटनाएं लिखी हैं, जिसमें से एक कल ही होने वाली है और मेरे हिसाब से उसमें 81 मौतें होंगी। लेकिन फिल को जॉन के तर्क बेबुनियाद लगते हैं, क्योंकि उसकी नजर में पेपर पर बहुत सारे और भी नंबर्स थे जिस तरफ जॉन गौर नहीं कर रहा था, बल्कि वो सिर्फ कुछ चुनिंदा नंबर्स को ही अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपना अंदाजा लगा रहा था। जॉन भी बाकी नंबर्स को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इस बीच वो ये जान चुका था कि उसकी बीवी भी जिस दुर्घटना में मरी थी उसका जिक्र भी इन्हीं नंबर्स में मौजूद था। लेकिन फिल वापस से कहता है कि तुम डिप्रेशन में कुछ भी सोचने लगे हो, इसलिए वो उसे सलाह देता है कि तुम इन बेकार नंबर्स से दूर रहो, जिस पर जॉन नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हालांकि सच ये था कि अब जॉन को भी अपनी सोच पर शक होने लगा था कि कहीं वो कुछ ज्यादा दिमाग तो नहीं लगा रहा। लेकिन फिर वो अपने शक को दूर करने के लिए सीधे मिस टेलर के घर पहुंचता है और उनसे लिंडा के बारे में पूछता है। अब बुढ़ापे की वजह से मिस टेलर की याददाश्त कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लुसिंडा उन्हें अच्छे तरीके से याद थी, क्योंकि वो हमेशा दूसरे बच्चों से अलग जो रहती थी। फिर मिस टेलर उस दिन को याद करती हैं जब लुसिंडा ने ड्राइंग शीट के साथ साथ जिम के दरवाजे पर भी अपने नाखूनों से नंबर्स बना दिए थे, और वो भी इतने गहरे कि उसके हाथों से खून बह रहा था। अब ये सुनकर जॉन भी सन्न रह जाता है और उसका दिमाग घूमने लगता है, और फिर वो उन्हें लुसिंडा की वो ड्राइंग शीट दिखाकर पूछता है कि क्या यही वो पेपर है जिसमें 50 साल पहले वो नंबर्स लिखे गए थे। हालांकि अब मिस टेलर हामी भरती हैं, लेकिन उनकी कमजोर मेमोरी से जॉन का शक दूर नहीं होता, इसलिए अब वो उनसे लुसिंडा का पता पूछता है
ताकि उनसे मिलकर सच्चाई जान सके। पर तभी मिस टेलर उसे कुछ ऐसा बताती हैं जिससे जॉन के लिए ये पहेली और भी मुश्किल हो जाती है। वो अफसोस के साथ बताती हैं कि लुसिंडा की तो कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। तो ये सुनकर जॉन भी निराश होकर अपने घर लौट आता है। फिर घर पहुंचकर वो कैलम के स्कूल में फोन करता है और उन वर्कर्स का पता पूछता है जिन्होंने टाइम कैप्सूल निकाला था। अब इसी बीच कैलम बाहर खेल रहा होता है और तभी एक कार उसके घर के सामने आकर रुकती है। उस कार में दो अनजान आदमी बैठे होते हैं, जबकि उसी मोमेंट पर अचानक कैलम के कानों में वही डरावनी आवाज गूंजने लगती है। अब वो उन अनजान लोगों की ओर चल पड़ता है और उन्हें घूरने लगता है और तभी उनमें से एक आदमी उसे एक काला पत्थर देता है और ये देखकर खिड़की से झांक रहा जॉन घबराकर फौरन अपने घर से बाहर दौड़ता है। लेकिन तब तक वो लोग अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब जॉन कैलम से पूछता है कि ये लोग कौन थे, तो वो कहता है कि मैं इनको नहीं जानता था। इसके बाद कैलम जॉन को वो काला पत्थर दिखाता है जो देखने में एक मामूली पत्थर सा लग रहा था, लेकिन फिर भी जॉन उसे अपने पास रख लेता है और वो कैलम को डांटकर अगली बार अजनबियों से दूर रहने के लिए बोलता है और उसे घर के अंदर भेज देता है। इसके बाद जॉन लुसिंडा की छानबीन जारी रखता है और इंटरनेट पर उसकी मौत कैसे हुई ये सब सर्च करता है। इसी बीच वहाँ उसे लुसिंडा की तस्वीर मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका पूरा नाम लुसिंडा एम्बर्ली था। लुसिंडा एक शादीशुदा औरत थी और उसकी मौत दवा की ओवरडोज से हुई थी। ये जानकर अब जॉन हैरान हो जाता है कि तभी उसकी बहन ग्रेस पीछे से आकर उसे डरा देती है। अब ग्रेस कहती है कि मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए। लेकिन जॉन का अपने पिता से मनमुटाव था और वो हमेशा उनसे दूर रहता था, इसलिए वो आज भी ग्रेस को मना कर देता है कि वो नहीं मिल पाएगा। अब रात के 12 बज जाते हैं और जॉन यही सोचता है कि लुसिंडा की तारीखों के मुताबिक आज 81 लोगों की मौत वाली दुर्घटना होनी है। अब जॉन न्यूज चैनल पर ऐसी खबर की तलाश में बैठा होता है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उसे कोई बड़ी घटना की खबर नहीं मिलती। फिर जॉन को लगता है कि लुसिंडा के नंबर्स को तारीख समझना उसका भ्रम था और इस तरह वो रात भर शराब पीकर सो जाता है। फिर सुबह उसे स्कूल से कैलम का फोन आता है जो उसे बताता है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है क्योंकि बाहर तेज बारिश और तूफान है, इसलिए वो उसे स्कूल लेने आ जाए। इस तरह अब जॉन कार लेकर स्कूल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और जॉन उसमें फंस जाता है। अब इसी दौरान वो फिल को फोन करके अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता है कि वो सही था, उस पेपर में महज नंबर्स थे, कोई तारीख नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर जीपीएस पर पड़ती है जिसमें उसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स यानी लैटिट्यूड 42.41 और लॉन्गिट्यूड 71.20 दिख रहे थे। उसे याद आता है कि ये नंबर्स तो लुसिंडा के पेपर के बाकी नंबर्स से मिल रहे हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। इस तरह अब उसे पता चलता है कि त्रिकोण और मोटो नंबर्स जहां उसे तारीख और मौतों के बारे में बता रहे थे, वहीं ये बचे हुए नंबर्स असल में दुर्घटना की सटीक लोकेशन बता रहे थे। यानी आज की दुर्घटना की जगह जॉन की मौजूदा लोकेशन से मेल खाती है और ये सोचकर वो घबरा जाता है। इसलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक जाम की वजह देखने जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि उस जगह पर एक तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि कोई मरा नहीं है। इसलिए अब वो पुलिस वाला जॉन को वापस कार में जाने को कहता है, लेकिन तभी वो जॉन के पीछे का नजारा देखकर खुद वहाँ से भागने लगता है और जब जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसका दिल दहल जाता है। वो देखता है कि एक पैसेंजर प्लेन क्रैश होकर वहीं गिर रहा है। इसके बाद अगले ही पल जॉन बहादुरी दिखाते हुए प्लेन की ओर दौड़ता है और जलते हुए लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी चीखें और जले हुए बदन को देखकर उसका दिल कांप उठता है। इसी बीच पुलिस की टीम वहां आती है और हालात काबू में करने की कोशिश करते हुए जॉन को सुरक्षित जगह पर भेज देती है। फिर घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी बहन ग्रेस कैलम को स्कूल से ले आई थी और तभी उसकी नजर टीवी पर जाती है जहां प्लेन क्रैश की खबर चल रही थी। यहाँ खबर में बताया जाता है कि सौर फ्लेयर की वजह से ये हादसा हुआ। असल में सूर्य की सतह पर मैग्नेटिक दबाव से धमाका हुआ और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने प्लेन के नेविगेशन सिस्टम को खराब कर दिया, जिससे प्लेन क्रैश हो गया। और फिर उसे पता चलता है कि इस क्रैश में 81 लोगों की मौत हुई थी, जो कि लुसिंडा के पेपर से मेल खाती है। ये देखकर जॉन को सदमा लगता है, उसे नंबर्स पर यकीन हो जाता है। अब फिल को भी इस चीज पर यकीन हो चला था, लेकिन फिर भी वो उसे इन घटनाओं से दूर रहने की सलाह देता है। पर जॉन पीछे नहीं हटता और वो ठान लेता है कि वो आगे की 2 दुर्घटनाओं को कैसे भी करके रोकेगा। फिर जब रात को कैलम सो रहा होता है तभी एक अनजान आदमी उसके कमरे में अपेयर होता है। अब उसकी आहट सुनकर कैलम अपनी नींद से जाग जाता है और देखकर काफी डर जाता है। फिर वो आदमी कैलम को खिड़की की ओर देखने का इशारा करता है और जब
जब कैलम डरते हुए बाहर झांकता है तो उसे खिड़की से जंगल में भीषण आग नजर आती है, जहां सारे जीव जंतु जलकर मर रहे थे और खुद उसका घर भी जल रहा था। अब डर के मारे चीखते हुए कैलम कांपने लगता है, जिससे जॉन उसकी चीख सुनकर सीधा उसके कमरे में दौड़ता है। फिर वो उसको कोने में बैठा रोते देखता है और सोचता है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक अनजान आदमी उन्हें घूर रहा है। इसके बाद वो बेसबॉल बैट लेकर उस आदमी को धमकाने दौड़ता है, लेकिन वो आदमी इतने में वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जॉन दूसरे दिन लुसिंडा के घर का पता ढूंढता है और वहाँ पहुँचता है। अब वहाँ उसे लुसिंडा की बेटी डायना और पोती एबी दिखती है, जिसके बाद वो उनका पीछा करते हुए एक म्यूजियम तक पहुँच जाता है। म्यूजियम में वो कैलम को एबी से दोस्ती करने को कहता है और खुद भी डायना से दोस्ती कर लेता है। फिर वो डायना को कॉफी पर ले जाता है और सीधे मुद्दे पर आता है। वो डायना को बताता है कि हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं, और इस तरह वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ लुसिंडा और उनके नंबर्स के बारे में जानना है। अब लुसिंडा का नाम सुनते ही डायना चिढ़ जाती है और उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी जॉन उसे रोकते हुए कहता है कि कल न्यूयॉर्क में 170 लोग मरेंगे और 3 दिन बाद 19 अक्टूबर को 33 मौतें होंगी। इस तरह वो डायना से नंबर्स की गुत्थी सुलझाने में मदद मांगता है, लेकिन फिर भी वो एबी को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसकी एक नहीं सुनती। पर फिर भी जॉन हार नहीं मानता और घर जाकर उस जगह का पता लगाने की कोशिश करता है जहाँ कल दुर्घटना होगी। अब इसी बीच न्यूज में आतंकवादी हमले की संभावना की खबर सुनकर वो अंदाजा लगाता है कि कल का हादसा शायद आतंकवादी हमले से जुड़ा होगा। इसीलिए वो फौरन FBI को कॉल करता है और अपने हिसाब से हमले की लोकेशन बताते हुए उस जगह को सील करने को कहता है। अब अगले दिन जॉन कैलम को अपनी बहन ग्रेस के पास छोड़कर खुद उस दुर्घटना वाली जगह की ओर दौड़ पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि वो जगह एक सबवे ट्रेन थी जहां पुलिस पहले से ही तैनात थी। लेकिन जॉन देखता है कि पुलिस ने अभी तक उस एरिया को सील नहीं किया था। फिर पुलिस के साथ थोड़ी बहस के बाद जॉन खुद सबवे में घुस जाता है और संदिग्ध आदमी को ढूंढने लगता है, और तभी उसे एक ऐसा आदमी दिखता है जिसके कपड़े में उसे कुछ चिपका हुआ सा नजर आता है। इससे जॉन को उस पर शक होता है और फिर जैसे ही वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो वो आदमी उसे देखकर तेजी से भागने लगता है। अब जॉन समझ जाता है कि हो ना हो ये वही आतंकवादी है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है और दोनों की दौड़ को देखकर पुलिस भी उनके पीछे दौड़ पड़ती है, जिससे वहाँ का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। अब आखिरकार वो आदमी एक ट्रेन में चढ़कर फंस जाता है और तभी पुलिस उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन जब वो आदमी अपने हाथ उठाता है तो उसके कपड़ों से DVDs नीचे गिर पड़ते हैं, जिससे जॉन समझ जाता है कि वो आतंकवादी नहीं बल्कि DVDs चुराकर भाग रहा था। अब इससे जॉन सोच में पड़ जाता है कि फिर 170 लोगों की मौत वाली दुर्घटना क्या होगी। अब ये सोचते हुए वो चकराया सा खड़ा रहता ही है कि तभी उसके सामने से एक तेज रफ्तार ट्रेन आती है और हम देखते हैं कि तकनीकी गड़बड़ी से उसका ट्रैक उखड़ जाता है, जिस वजह से वो ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है जिसमें जॉन भी था। अब इससे वहाँ एक भयानक तबाही मच जाती है और ट्रेन के नीचे दबकर कई मासूम जिंदगियां चली जाती हैं। हालांकि जॉन किसी तरह बाल बाल बच जाता है, लेकिन ये सब देखकर वो अंदर से टूट जाता है। फिर घर पहुंचकर वो देखता है कि डायना और एबी पहले से उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि पिछली मुलाकात में जॉन ने डायना को कुछ तारीखों के बारे में बताया था जिसमें 19 अक्टूबर भी शामिल था। अब डायना उससे कहती है, मेरी माँ ने मेरे लिए भी भविष्यवाणी की थी और कहा था कि मैं 19 अक्टूबर को मरूंगी। इस ट्रेन हादसे के बाद डायना को यकीन हो गया था कि उसकी माँ सच में भविष्य देख सकती थी, इसलिए वो अब जॉन का साथ देना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि 19 अक्टूबर को उसकी मौत निश्चित है। इसके बाद जॉन और डायना तुरंत एक सुनसान घर की ओर रवाना हो जाते हैं। असल में ये वही घर था जहां लुसिंडा अपने परिवार से दूर अकेले रहती थी। फिर उस घर पहुंचकर वो दोनों कैलम और एबी को गाड़ी में छोड़कर अंदर चले जाते हैं। तभी डायना की नजर लुसिंडा के पेपर पर पड़ती है जिसमें आखिरी नंबर 33 लिखा था, लेकिन उसे याद था कि उसकी बेटी एबी को कैपिटल ई उल्टा लिखने की आदत थी, जो कि 3 की तरह दिखता था, और शायद लुसिंडा ने भी ई को उल्टा लिखा होगा, इसीलिए डबल ई की जगह डबल 3 लिख दिया। लेकिन अब सवाल ये था कि इस डबल ई का मतलब क्या था। इसीलिए इस जवाब की तलाश में वो दोनों उस घर के अंदर दाखिल होते हैं, क्योंकि वही जगह थी जहां से वो इस राज से पर्दा उठा सकते थे। अब घर की छानबीन के दौरान डायना जॉन को बताती है कि मेरे पापा को लगता था कि माँ पागल थी,
इसलिए वो मुझे लेकर अलग रहने चले गए थे, क्योंकि मेरी माँ का व्यवहार उन्हें समझ में नहीं आता था। डायना कहती है कि मेरी माँ कहती थी कि मैं किसी मकसद से यहाँ आई हूँ, इसीलिए मुझे तैयार रहना है। लेकिन जब मैं 9 साल की थी तो मेरी माँ की मौत हो जाने से मुझे उनकी बातों का मतलब कभी समझ में नहीं आया। इसके बाद घर में और अंदर जाने पर जॉन की नजर एक दीवार पर पड़ती है, जहाँ कई दुर्घटनाओं की न्यूज़पेपर कटिंग्स चिपकी हुई थी, जो लुसिंडा के पेपर्स के नंबर्स से मेल खाती थी। तभी जॉन की नजर दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर जाती है और उस पेंटिंग में देवता अपने प्रॉफिट को चिट्ठी में संदेश दे रहे थे। अब डायना जॉन को बताती है कि लुसिंडा इस पेंटिंग को घंटों घूरती थी, लेकिन क्यों ये नहीं पता। फिर डायना जॉन को वो कमरा दिखाती है जहाँ लुसिंडा मरी थी। अब इस कमरे में सिर्फ एक बाइबल मिलती है, जिसके अलावा जॉन को कुछ और नहीं दिखता। फिर जब वो बाहर जाने के लिए मुड़ता है तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है, क्योंकि उसके पैर से कुछ टकरा गया था। और जब वो उसे उठाता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही काला पत्थर था जो उस अनजान आदमी ने कैलम को दिया था। वो देखता है कि लुसिंडा के कमरे में ऐसे कई पत्थर बिखरे थे, जिससे वो यही सोचने लगता है कि आखिर उन आदमियों का इस सब से क्या लेना देना होगा। फिर वो बिस्तर के नीचे झांकता है तो उसे कुछ लिखा हुआ नजर आता है। वहाँ बिस्तर उठाने पर उसे नाखूनों से खोदा हुआ एवरीवन एल्स लिखा दिखता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि डबल ई का मतलब एवरीवन एल्स यानी दुनिया के सारे लोग हैं। वहीं दूसरी ओर कैलम और एबी को गाड़ी में फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है और तभी कैलम जब कार के बाहर देखता है तो उसे कुछ डरावने लोग उनकी ओर आते हुए दिखते हैं, जो एबी को उनके साथ चलने के लिए कह रहे थे। अब एबी भी उनकी बातों में आकर दरवाजा खोल देती है, लेकिन तभी कैलम कार का हॉर्न बजा देता है, जिससे हॉर्न की आवाज सुनकर जॉन और डायना उनकी ओर दौड़ते हैं और इसी बीच वो अनजान लोग भाग जाते हैं। अब गाड़ी के पास पहुंचकर कैलम और एबी बताते हैं कि फुसफुसाने वाले लोग यहाँ फिर से आए थे। तभी जॉन को झाड़ियों में एक आदमी भागते हुए दिखता है, जिसके बाद वो डायना को दरवाजा लॉक करने को कहता है और खुद बेसबॉल बैट लेकर उस आदमी के पीछे दौड़ता है। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वो आदमी अचानक एक जगह बिना डरे खड़ा हो जाता है और फिर जब जॉन उससे पूछता है कि तुम लोग कैलम और एबी का पीछा क्यों कर रहे हो, तो वो अजीब और डरावना आदमी चुप रहता है। लेकिन अगले ही पल वो अपना मुंह खोलता है, जिससे तेज रोशनी बाहर निकलती है और जॉन को अंधा कर देती है। और फिर जब तक जॉन की आंखों की रोशनी वापस आती है तब तक वो आदमी गायब हो चुका होता है। इसके बाद जॉन सभी को लेकर घर लौट आता है और पूरी रात इसी के बारे में सोचता रहता है। फिर अगली सुबह जॉन एबी को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने जाता है, जहां वो देखता है कि एबी एक चित्र बना रही थी, जिसमें वो सूरज को रंगों से भर रही थी। तभी उसे याद आता है कि ये वही चित्र था जो उसे लुसिंडा के घर पर मिला था, यानी वही बाइबल के जजमेंट डे का सिंबल। इस तरह अब चमकते हुए सूरज को देखकर जॉन समझ जाता है कि अगली दुर्घटना सूरज से जुड़ी हुई है। वो तुरंत सभी को MIT ऑब्जर्वेटरी ले जाता है, जहां वो फिल से मिलता है और फिर वो फिल को सोलर फ्लेयर की वजह से होने वाली दुर्घटना के बारे में बताता है। वो कहता है कि पहले सोलर फ्लेयर पृथ्वी के ओजोन परत को भेद नहीं पाती थी, सिर्फ कम्युनिकेशन और बिजली में गड़बड़ी होती थी। लेकिन इस बार सूरज में प्रलयकारी विस्फोट होगा, जिससे एक ऐसा सुपर सोलर फ्लेयर आएगा जिसमें 100 माइक्रो टेस्ला रेडिएशन होगा। वो बताता है कि ये रेडिएशन पृथ्वी को जलाकर नष्ट कर देगा और साथ ही सौर मंडल के सारे ग्रहों को जलाकर खाक कर देगा, जिसमें कुछ नहीं बचेगा। अब जॉन उस वक्त खिड़की से सूरज की तेज चमक देखता है, जो सर्दियों में भीषण गर्मी पैदा कर रही थी। ये चमक आने वाले सुपर सोलर फ्लेयर का सबूत थी, जो एक डरावना सच उजागर कर रही थी। फिर इसी बीच डायना वहाँ आती है और जॉन की सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसे दुख होता है कि उसकी बेटी भी इस तबाही में मर जाएगी। इसीलिए वो जॉन से कहती है कि मुझे एक गुफा पता है, अगर हम वहाँ छुप जाएं तो बच सकते हैं। हालांकि जॉन जानता था कि कोई भी गुफा उन्हें इस मौत से नहीं बचा सकती, लेकिन फिर भी वो डायना का दिल रखने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सभी को घर ले जाता है और जल्दी सामान पैक करने को कहता है। लेकिन जब कैलम अपना सामान लेने कमरे में जाता है तो उसे फिर से वही फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो खुद पर काबू खो देता है और लुसिंडा की तरह पेपर्स पर नंबर्स लिखने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब जॉन कमरे में आता है तो उन नंबर्स को देखकर वो उससे पेपर और पेन छीन लेता है, लेकिन कैलम फिर भी नहीं रुकता और नाखूनों से टेबल पर नंबर्स खोदने लगता है। इस बार जॉन उसे जोर से हिलाकर होश में लाता है, लेकिन टेबल पर खोदे नंबर्स देखकर जॉन को मिस टेलर की बात याद आती है कि एक बार बचपन में लुसिंडा ने भी जिम के दरवाजे पर ऐसा ही किया था। इससे जॉन के दिमाग में एक उम्मीद जागती है और उसे लगता है कि लुसिंडा ने जरूर उन नंबर्स में सुरक्षित जगह की लोकेशन लिखी होगी। इसलिए अब वो पहले गुफा जाने की योजना छोड़कर सीधा स्कूल की ओर दौड़ता है।
ताकि उस दरवाजे पर लिखे नंबर को पढ़कर वो डिकोड कर सके। इस बीच वो डायना को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डायना को उसकी बात में कोई तर्क नजर नहीं आता, इसलिए वो उसे अनसुना कर देती है। पर फिर स्कूल पहुंचकर जॉन उस जिम का दरवाजा उखाड़ लेता है, जहां पर सालों के पेंट की वजह से वो नंबर्स छुप गए थे। इसके बाद वो उस दरवाजे को घिसकर उन नंबर्स को ढूंढने लगता है और आखिरकार खुशकिस्मती से उन्हें वो ढूंढ लेता है। लेकिन तब तक डायना अपना धैर्य खो चुकी थी, इसलिए वो अकेले ही कैलम और एबी को लेकर गुफा की ओर निकल पड़ती है। हालांकि जॉन उन्हें रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक डायना काफी दूर निकल चुकी थी। इसके बाद डायना के फोन पर सिग्नल न होने की वजह से वो जॉन को अपनी लोकेशन नहीं बता पाती, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। फिर वो गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर रुकती है और तभी टीवी पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चलता है, जहां प्रेसिडेंट आम नागरिकों को सोलर फ्लेयर के संकट से सावधान करते हैं और अंडरग्राउंड शेल्टर में छुपने की सलाह देते हैं। इसके बाद देश में अफरा तफरी मच जाती है और लोग दहशत में आ जाते हैं। इसी बीच कैलम अपने पिता जॉन को एक पब्लिक बूथ से फोन करता है, लेकिन तभी डायना वहां पहुंच जाती है और उसे गाड़ी में बैठा लेती है। इसके बाद वो जॉन को अपनी लोकेशन बताती है और उसे जल्द पहुंचने को कहती है, ताकि वो सब उस गुफा में जा सकें। लेकिन जॉन उसे रोकते हुए कहता है कि कोई गुफा सुरक्षित नहीं है, बल्कि हमें तुम्हारी माँ लुसिंडा के घर में जाना होगा, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है जो हमें बचा सकता है। इस तरह वो उसे कैलम और एबी को लुसिंडा के घर ले जाने को कहता है, लेकिन डायना को ये आइडिया बेतुका सा लग रहा था, जिस वजह से इन दोनों में फोन पर ही बहस छिड़ जाती है। लेकिन तभी डायना को टेलीफोन बूथ के ऊपर एक काला पत्थर दिखाई देता है, जो कि वही पत्थर था जो लुसिंडा के घर में मिला था। और फिर जब वो पीछे मुड़ती है तो अनजान लोग एबी और कैलम को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। ये देखकर डायना कार से उनका पीछा करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो जाती है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। दूसरी ओर जॉन गैस स्टेशन पहुंचता है, जहां डायना के बारे में पूछताछ करने पर वो दुर्घटना वाली जगह पहुंचता है, जहां डायना एम्बुलेंस में मौत से जूझ रही थी। यहाँ डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायना ठीक रात के 12 बजे दम तोड़ देती है, जिससे नर्स जॉन को बताती है कि डायना की मौत 9 अक्टूबर को हुई है। अब जॉन समझ जाता है कि लुसिंडा की भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। खैर, अब जॉन डायना की लाश के पास बैठा बैठा दुखी हो रहा होता है और तभी उसे उसके हाथ में एक काला पत्थर मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि उन अनजान लोगों ने ही कैलम और एबी को किडनैप किया है। इसके बाद वो अपनी गन तैयार करता है और लुसिंडा के घर की ओर दौड़ता है। फिर वहीं झाड़ियों में उसे एक कार के टायर के निशान नजर आते हैं, जिसके बाद जब वो झाड़ियों की ओर जाता है तो उसे कई काले पत्थर बिखरे हुए मिलते हैं। अब इसी बीच उसे एक जगह पर वो काला पत्थर वाला आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जिसे वो गन पॉइंट पर ले लेता है और बच्चों के बारे में पूछता है। लेकिन तभी कैलम और एबी खरगोश लिए जॉन के सामने आते हैं, जहाँ कैलम उसे बताता है कि डैड, इन लोगों ने हमें किडनैप नहीं किया और ये बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि ये हमें इस सोलर फ्लेयर से बचाना चाहते हैं। अब इसी वक्त उन लोगों को आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक एलियन जहाज धरती पर उतरता है। ये देखकर जॉन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसे पता चलता है कि ये अनजान लोग असल में एलियंस थे, जो इंसानों के रूप में धरती पर रह रहे थे और उन्हें पृथ्वी की तबाही का पहले से पता था। असल में ये एलियंस पृथ्वी के जीव जंतुओं को बचाने आए थे, जिसके लिए उन्होंने मानव सभ्यता को बचाने के लिए कैलम और एबी को चुना था। यानी डायना की माँ उसे स्पेशल इसीलिए कहती थी क्योंकि उसकी बेटी ही मानव सभ्यता को बचाने में बड़ा रोल निभाने वाली थी। खैर, अब एक एलियन कैलम को बताता है कि जिन्हें हमारी आवाज सुनाई देती है वही हमारे साथ जा सकते हैं, जिस पर कैलम भावुक हो जाता है और जॉन को ये बात बताता है। लेकिन जॉन उसे समझाता है कि तुम्हारा चुना जाना गर्व की बात है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वो कैलम को एक लॉकेट देता है, जिसमें उसकी, कैलम और उसकी बीवी के साथ एक फोटो थी। फिर जॉन कैलम और एबी को एलियंस के हवाले कर देता है, जिसके बाद एलियंस अपने असली रूप में आते हैं और कई जीव जंतुओं को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कैलम और एबी को एक ऐसे ग्रह पर छोड़ देते हैं जहां वो आने वाली नस्लों को तैयार कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर अगली सुबह कयामत का दिन आ जाता है और उस दिन जॉन अपने माता पिता और बहन के पास होता है। फिर हम देखते हैं कि सूरज से निकली सुपर सोलर फ्लेयर पृथ्वी को जलाकर नष्ट कर देती है और वहीं दूसरी तरफ हम कैलम और एबी को देखते हैं जो एक चमकदार वृक्ष की ओर दौड़ रहे थे। और इस तरह मानवता की नई शुरुआत के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।
तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।